आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तमाम शोबों को तबाही से दो चार किया है, तो वहीं इस वायरस ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में तालीम के शोबे को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और मदारिस बंद हैं। तलबा अपने अपने घरों में बैठे हैं और असातिज़ा और इंतजामिया हालात सही होने के मुंतजिर हैं। लेकिन जिस तरह से रोज बरोज हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में स्कूल खोलना जल्दबाजी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे हालात में हम ऑनलाइन तालीम यानी क्लासेस के लिए तैयार हैं, और क्या रिवायती तरीके तालीम का बदल होगी ऑनलाइन तालीम सिस्टम। कोरोना के दौर में क्या कुछ चैलेंजेस हैं अब तालीमी निजाम के लिए, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। तालीमी सरगर्मियां पड़ी ठप, स्कूल कॉलेज हुए बंद, ऑनलाइन तालीम कितनी कारगर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तमाम शोबों को तबाही से दो चार किया है। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में तालीम के शोबे को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और मदारिस बंद हैं। तलबा अपने अपने घरों में बैठे हैं और असातिज़ा और इंतजामिया हालात सही होने के मुंतजिर हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूलों ने ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया है। खासकर कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की खिदमात लेने का फैसला किया है, ताकि हायर एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो सके। शहरी इलाकों में तो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन बड़ा मसला देही और मुल्क के दूर दराज इलाकों का है। ऐसे इलाके जहां अभी तक इंटरनेट की सहूलत नहीं है या जहां लोग सोशल मीडिया से वाकिफ नहीं है, ऐसे असातिज़ा और तालिब इल्मों के लिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला एक हैरान कुन और परेशान कुन बात है। देही इलाकों के लोग अब भी सोशल मीडिया से नाबलद हैं। ऐसे में ये एक बड़ा मसला है। हालांकि शहरों में भी ऑनलाइन तालीम का सिलसिला बहुत आसान नहीं है। यही वजह है कि स्कूल इंतजामिया अब कोरोना के खतरे के पेश नजर ऑनलाइन तालीम पर काम कर रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी से बेखबर असातिज़ा और तलबा के लिए बड़ा मसला है। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर देखा जाए तो तमाम यूनिवर्सिटियां बशमूल डिजिटल लाइब्रेरियों के ऑनलाइन काम करती हैं, और यहाँ तलबा और असातिज़ा दोनों को भी ऑनलाइन तदरीस के निज़ाम से मुकम्मल आगाही है। इसके अलावा तरक्की याफ्ता मुल्कों में असातिज़ा ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, जिसमें उनके लेक्चर ऑनलाइन दस्तयाब होते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, सिवाय कुछ शोबों के डॉक्टरों और प्रोफेसर्स के किसी के भी ऑनलाइन लेक्चर दस्तयाब नहीं। जो असातिज़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं और जो मज़ामीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, उनके अलावा किसी भी मजमून के लेक्चर ऑनलाइन मौजूद नहीं। ऐसे हालात में अब सवाल यही है कि रिवायती तरीक़े तालीम से हटकर ऑनलाइन तालीम को तलबा या असातिज़ा क्या आसानी से कबूल कर पाएंगे। क्या ऑनलाइन तालीम के लिए हम तैयार हैं? क्या ऑनलाइन तालीम तलबा के लिए कारगर साबित होगी? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस पर काम किया गया तो नतीजा सामने होगा। अगर इस हवाले से अभी से इक़दामात नहीं किए गए तो आज जो सूरत हाल हमारे तालीमी इदारों को दरपेश है, वो मुस्तकबिल में भी पेश आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में, कोरोना के इस ज़माने में आखिर जो चैलेंजेस हैं तमाम शोबों पर एक तरह से मुश्किलात पड़ी हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब तालीमी शोबे की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात नज़र आती हैं कि तलबा आगे स्कूल से कैसे जाएंगे, तलबा की तालीम आगे किस तरह से होने जा रही है, लोग रिसर्च किस तरह से करेंगे, क्या अब जो रिवायती तालीम है उसका दौर ख़त्म होगा और ऑनलाइन तालीम का दौर एक तरह से शुरू होगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या रिवायती
जो तालीम है उसका बदल ऑनलाइन तालीम हो सकती है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत से सवालात हैं कोरोना के इस दौर में एजुकेशन की जो तालीमी सरगर्मियां उसे लेकर, और बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद एहतशाम हसनैन साहब जो कि वीसी हैं जामिया हमदर्द दिल्ली के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद एहतशाम हसनैन साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ प्रियंका राणा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं एहतशाम हसनैन साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले इस इशू पर आपसे काफी अच्छी बातचीत हुई थी, खास मुलाकात में। सर, कोरोना वायरस ने जाहिर सी बात है जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, लेकिन जब बात हम तालीम की, एजुकेशन की करते हैं तो अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि जाहिर सी बात है कि कोरोना तो कब तक हमारे दरमियान रहेगा कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती है। आगे हम अपने तालीमी निजाम को किस तरह से जारी रखेंगे? एजुकेशन सिस्टम को लेकर कोरोना कितना बड़ा चैलेंज है? ये ना आपने बहुत शुरुआत में ही एक कही थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। एक आपने शुरुआत की थी अपने तबसरे में कि क्या और कोई ऑप्शन है, उसका मैं पहले जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे पास सिवाय ऑनलाइन एजुकेशन के तालीम में आज के डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आप लेकर चलिए कि वी हैव एब्सोल्युटली नो ऑप्शन, वी हैव टू डू ऑनलाइन एजुकेशन। अब सवाल ये है कि इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं जी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, बहुत ढेर सारे हैं। जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी हम लोग उस पर उसकी वजाहत करते रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि कितने लोगों को ऑनलाइन एक्सेस है। एज इट इज हमारे मुल्क में तकरीबन, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो तकरीबन 26 या मे बी 28 लोग जो हाई स्कूल से पास करके निकलते हैं उनको कॉलेज में जगह मिलती है, और बाकी सब लोग कॉलेज में जगह उनके लिए नहीं है। क्या वजूहात हैं, मैं इस पर तबसरा आज के इसमें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई है कि उनके पास एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन का। तो ये जो सवाल ये जो आएगा तो इसमें कैसे हम कर पाएंगे, ये दिस इज अगर हम ऑर्डिनरी एजुकेशन की बात करें, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी, स्कूल एजुकेशन की बात करें या प्राइमरी की बात करें तो हालात और भी बड़ी ख़राब है। कई स्कूल में बिजली भी नहीं है, आने जाने कोई साधन नहीं है कि आप कुछ काम कर सकें। तो ऐसे हालात में ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन, सच्चाई है कि ये दिस विल बिकम अ नॉर्म। देखिए, एक बात लेकर चली कि कोरोना का साथ हमारा लंबा रहेगा। ये अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम 2 महीने या 3 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, ये बड़ी लंबे अरसे तक हम लोग इसके साथ रहेंगे। और क्या रूप लेगा, क्या किस इस पे आगे बढ़ेगा, ये प्रेडिक्ट करना बड़ी मुश्किल है। उसकी मुश्किल की वजह यह है कि हर रोज कोरोना एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आता है अपने बारे में जी। आज के पेपर में साइंस में पढ़ रहा था कि कोरोना प्रेफर करता है मेल्स को। क्यों मेल्स को प्रेफर करता है? वाई मोर मेन आर डाइंग ऑफ कोरोना। अब इस पर हम किसी और मौजू पर, किसी और वक्त पर इस मौजू पर हम आपसे बात करेंगे। कोरोना के खिलाफ मंकीज में, मकाक्स में एक वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ है, इनिशियल ट्रायल, वो खातिर खा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो मकाक्स में जो सच होगा वो ह्यूमन बीइंग में सच होगा जी। दूसरा सवाल है कि जो वैक्सीन वहां बन रही है और यहाँ जो वायरस घूम रहा है, दोनों में बहुत फर्क है जी। तो गर्ज ये है कि कोरोना के साथ हमारी लंबी उम्र तक एक साथ हम लोग चलने वाले हैं। तो इसलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन करना लाजमी है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। इसलिए बिल्कुल कैसे चैलेंजेस आएंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। बिल्कुल, यानी खतरा बहुत बड़ा है और इस खतरे को देखते हुए चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से आपने सर बताया कि अब ऑनलाइन तालीम के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। प्रियंका राणा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सदर हैं पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद की। प्रियंका राणा जी, अब जिस तरह से एहतशाम साहब ने बताया कि कोई ऑप्शन नहीं है, आपके सामने सिर्फ अब एक ऑप्शन बचता है कोरोना के इस पीरियड में, इस दौर में, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस। सवाल ये उठता है कि अगर हम उन पेरेंट्स की बात करें, वालिदैन की बात करें, सरपरस्तों की बात करें जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो क्या उनके सामने एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा
कि अब उनके लिए बहुत सी चीजें करनी है, उनके लिए स्मार्ट मोबाइल भी होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, स्मार्ट टीवी होनी चाहिए, तो पेरेंट्स के सामने भी कई तरह के नए चैलेंजेस होंगे। जी बिल्कुल चैलेंज है। और आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में हमें लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, ये तो सबने मान लिया है और इसी के साथ जीना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना भी है, बच्चों को भी पढ़ाना है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बेसिक जो मोबाइल्स हैं वो हैं, ऐप्स नहीं हैं, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ऐप्स को। और ज़्यादातर काफ़ी जो ऐप्स स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके जो डाटा लीक होने का खतरा होता है वो सेफ नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत हैं। दूसरा, पेरेंट्स काफ़ी वर्किंग भी हैं, काफ़ी वर्किंग पेरेंट्स ऐसे, अभी तक तो लॉकडाउन में वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब उनको स्कूल अपने ऑफिस जाना होगा और बच्चों को किस तरह से पीछे से ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड करवाएंगे। क्योंकि देखिए सारे बच्चे इतने मैच्योर और हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो हर एक बच्चे में इतनी वो भी नहीं, समझ भी नहीं होती है कि वो अपने आप सारा ऑनलाइन ऐप भी कर ले। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शैतान होते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस को ऑन करके, काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो अपना खेलने में मशरूफ हो जाते हैं और टीचर्स को पता भी नहीं चलता है। तो बहुत नई तरह के चेंजेस और चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि डेली हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो कॉल करते हैं और इस तरह की हम लोग बातें करते हैं, फीडबैक आते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए सबको, टीचर्स को भी इक्विप्ड होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी वो सारी चीज़ें इक्विप्ड करना पड़ेगा और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में आप कॉस्टली मोबाइल्स, एंड्रॉयड्स, आईफोन, इस तरह के मोबाइल्स लेना वो भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो एक चैलेंज को हम लोगों को फेस करना पड़ेगा और इवन गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ेगा क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज हैं ऑनलाइन क्लासेस के, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हम लोग स्कूल में बच्चों को भेज रहे थे वो सिर्फ खाली एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं, हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भेजते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट आपका फिजिकल एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, सोशल आप इंटरेक्शन होता है बच्चों का, अभी वो सब कुछ बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। इवन टीचर्स को भी अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, स्कूल्स को, क्योंकि अभी तक टीचर्स भी ट्रेंड नहीं थी। अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ऑनलाइन क्लासेस हैं और स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब नर्सरी क्लास के और या आप 6 तक के बच्चों को अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन देना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं दे पाते हैं। इवन मैंने खुद अपनी बच्चों के साथ जब बैठ करके देखा, तो जब बच्चे जूम पर क्लासेस कर रहे थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत शोर मचाते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो टीचर क्या करती है, म्यूट कर देती है। अब जब म्यूट कर देंगे तो बच्चे जो होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, टीचर पढ़ाती रहती है, अब बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है या कुछ उनको दिक्कतें आती हैं तो वो नहीं पूछ पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ही एक तरह से हमें पार लगाना है और किस तरह से इस तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, इस पर और हम बात करेंगे। मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन मेरे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रेहान खान सूरी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जिस ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है, वर्चुअल क्लासेस की अब बात चल रही है कोविड के इस जमाने में, इस दौर में, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? हमारी आखिर तैयारी कहां पर है? हम कहां पर खड़े हैं आज स्मार्ट क्लासेस को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? इस पर भी हम बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में आखिर तालीम का जो निज़ाम है, एजुकेशन जो सिस्टम है, उसके सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं और कहां पर आज इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हम लोग खड़े हैं, तैयारी हमारी क्या कुछ है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन तालीम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम तैयार कितने हैं, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एहतशाम हसनैन साहब और
प्रियंका राणा ने बड़ी अच्छी बातें कही थी। मेरे साथ डॉक्टर रेहान खान सूरी भी अब जुड़ चुके हैं और इनके अलावा डॉक्टर भावना भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भावना, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर रेहान खान ब्रेक के बाद आपसे एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर रेहान, जिस तरह के हालात बने कोविड-19 के बाद, अब जिस तरह के हालात हैं या इस दौर में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो स्टूडेंट, जो फ्रेशर, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या मास्टर्स कंप्लीट करके अब एक तरह से अपनी जॉब के तरफ जिन्हें जाना था, अपनी नौकरियां जिन्हें तलाश करनी थी, उनके सामने एक मायूसी का दौर होगा, मायूसी एक तरह उनके सामने होगी इस वक्त? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे अहम है वो है, क्योंकि ये एकदम अचानक हुआ, इट वाज सडन, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं कि बड़ा स्टूडेंट्स के जहन में एक जो सबसे बड़ा प्रेशर, जो स्ट्रेस है, वो ये था कि क्या होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। ये सबसे अहम है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स का जितना ये सेशन डिले हुआ है, ये बहुत कॉज करता है, क्योंकि इस वक्त जब जनरली फरवरी मार्च में प्लेसमेंट्स होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, उसके बाद जब बच्चे पास करते हैं, उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपने जॉब्स के लिए देने होते हैं, बहुत सी जगह पे वो अप्लाई कर रहे होते हैं, या वो ट्रांजिशन फेस होता है, हायर स्टडीज के लिए जा रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे जो अहम मसला हुआ वो हुआ जब उनको ये लगने लगा कि हमारा क्या होगा, ये कब एंड होगा, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा है कि ये पता नहीं ये कब एंड होगा, ये कब शुरू होगी चीजें, कब न्यू, कहते हैं ना, नॉर्मल आएगा, तो क्या वो न्यू नॉर्मल जो होगा वो कैसा होगा। इसके लिए बेसिकली जो तैयारियां थी वो जाहिर है बिल्कुल कोई तैयारी, क्योंकि अचानक हुआ तो तैयारियों का मतलब नहीं था, लेकिन बहुत सारी तेजी के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स इमीडिएटली लिए। जैसे ये हालात ऐसे पैदा हुए तो सबसे पहले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए कि ऑनलाइन किस तरह से क्लासेस को लेना चाहिए, प्रोफेशनली कैसे इसे ट्रीट करें। दूसरा, हमने ऑनलाइन प्लेसमेंट्स को शुरू किया, हमने ऑनलाइन बहुत सारे इंटरव्यूज को शुरुआत की, हमने कंपनीज के साथ बात करके ऑनलाइन प्री प्लेसमेंट टॉक्स शुरू किया। उससे ये हुआ कि बच्चों के अंदर थोड़ा एक एतमाद पैदा हुआ कि ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि देखिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है मेंटल हेल्थ। जब बच्चे ये सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक है, मैं कहां जाऊंगा, तो हमें उस वक्त बच्चों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। हमने काफी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, इंटरेक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज किए, इंडस्ट्री सेशंस किए, जिसमें इंडस्ट्री के लोगों ने, ये जाहिर है पोस्ट कोविड पे हमने काफी बात की कि ये कोविड खत्म होने के बाद क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें भी है। देखिए, हर नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव होता है, तो हमें इस वक्त बहुत पॉजिटिव पहलू को देखने की जरूरत है। हमने वही बच्चों को भी बताया कि ठीक है, जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक डिफिकल्ट है, एक क्राइसिस टाइम है, लेकिन क्राइसिस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए, इसमें बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत मिली है। और ये लेकिन बहुत अहम बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आने वाले हालात हैं वो थोड़े मुश्किल हैं। प्रेजेंटली जो है बहुत सारी जॉब्स क्राइसिस है। आपको जैसे बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं कि 12 करोड़ लोग इस टाइम बिल्कुल वो हैं जो काम नहीं कर रहे। अभी जब अनलॉक शुरू हुआ तो 2 करोड़ लोग वापस आए थे पहले उसमें, उसके बाद अभी और लोग वापस आने हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो जॉब्स के इश्यूज तो अभी थोड़े से जाहिर है एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अभी न्यू जो है इनिशिएटिव्स के साथ आएंगी और कुछ अच्छे जॉब्स खासतौर से बिल्कुल डॉक्टर रेहान, इस पर हम और आगे भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि क्योंकि अब जब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की बात होगी या जॉब की जब बात होगी तो उसमें बहुत सी परेशानियां, बहुत से मसाइल भी होंगे जिसका सामना एक तरह से जो फ्रेशर होंगे उन्हें करना पड़ेगा। इस पर और भी हम आगे बात करेंगे। मैं डॉक्टर भावना आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर भावना, क्योंकि कोविड जिस तरह से डॉक्टर रेहान बता रहे थे कि अचानक एक तरह से ये आया, लोगों ने बिल्कुल कभी वहमो गुमान में एक तरह से नहीं होगा कि इस तरह के हालात होंगे, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। और इस दौर में जब कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद है, ऐसे दौर में पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और वालिदैन और पेरेंट्स ने सरपरस्तों के सामने कई तरह के मसले, चाहे वो इकोनॉमिक बात करें या बच्चों के जो फ्यूचर है उससे लेकर उनके एजुकेशन को लेकर। डॉक्टर भावना, ऐसे हालात में स्कूलों की तरफ से या जो इस तरह के इदारे थे उनकी तरफ से शिकायतें भी बहुत ज्यादा आई,
पेरेंट्स की कि एक तरह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं लेकिन उनसे मोटी मोटी फीस अभी भी ली जा रही है। अगर बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं तो वहां पर पहले ये होता है कि आपकी जो फीस है उसे आप दीजिए, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सी बातें आई। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भावना जी से मेरी बात नहीं हो पा रही है। भावना जी मुझे सुन पा रही हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही जी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि हमारे सिस्टम में अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल में फीस अलग अलग है जी, और अलग अलग पेइंग पोटेंशियल देखकर हम अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज करते हैं जी। पर जैसा हम सभी पेरेंट्स, हमें सबसे पहले तो ये मानना होगा कि पेइंग पोटेंशियल सबका अलग है। पर हम हिंदुस्तानी पेरेंट्स, हम सबको ये है कि हमें जो नहीं मिला वो हमें अपने बच्चे को देना है, यानी हमारी जो पॉकेट है हम उससे भी बढ़ चढ़कर अपने बच्चे के लिए स्कूल को चूज करते हैं जी। और फिर हमें जैसे ही थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर 2 या 3 महीने की बात है, हम सभी इतना रिजर्व को अपने पास रखते हैं और रखना भी चाहिए कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परेशानी तब आती है जब हम अपने पेइंग पोटेंशियल को ध्यान में ना रखते हुए ज्यादा फीस वाले स्कूल को चूज कर लेते हैं। हर तरह का स्कूल मौजूद है, 4,000 की फीस भी है, 40,000 की फीस भी है, 400 रुपए की फीस भी है। अगर मेरा पेइंग पोटेंशियल 400 रुपए की फीस वाला है और मैं जैसे तैसे जोड़ तोड़ के 4,000 रुपए वाले फीस में अपने बच्चे को स्कूल में भेजती हूँ तो मुझे दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो मुश्किलात की मैंने बात की, ये कोविड के टाइम की बात है, जब पूरा हिंदुस्तान परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे मुश्किल हालात में अगर जो स्कूल हैं, जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की बहुत सी शिकायतें आई। किसी पेरेंट्स के ऊपर कहीं कोई दबाव नहीं है कि फीस आपको अभी देनी है जी। सबके पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप अगर फीस दे पा रहे हैं इट्स ओके, बिकॉज स्कूल को भी अपने लाइबिलिटीज हैं, अपनी सैलरीज पे करनी पड़ती है। नहीं दे पा रहे, जस्ट इन्फॉर्म अस, ड्रॉप अस अ लाइन ऑफ ईमेल कि अभी आप दे पाने में असमर्थ है, नो प्रॉब्लम। कहीं किसी को कोई प्रेशर इस बारे में नहीं दिया जा रहा है, किसी भी स्कूल में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी डायरेक्टिव्स हैं एंड स्कूल आर विद द पेरेंट्स। वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस समय सबको दिक्कत है और फीस देना मुश्किल है। बिल्कुल। मैं प्रियंका राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका जी, क्या कुछ आप डॉक्टर भावना से पूछना चाहेंगी? जिस तरह से लगातार इस तरह की शिकायतें आती रही, जाहिर सी बात है कि एक मुश्किल घड़ी है सबके लिए, और ऐसे में सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस मसले से एक तरह से बाहर हम लोग निकल सकते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है। प्रियंका जी, जिस तरह से डॉक्टर भावना कह रही हैं कि लोग अपने माली एतबार से ही स्कूल को चूज करते हैं, या माली हालत उस तरह की नहीं होती और स्कूल बहुत हाई स्टैंडर्ड के चूज कर लेते हैं, तो वहां पर परेशानी आती है। किस तरह के मसले हैं, किस तरह का सामना इस वक्त पेरेंट्स को करना पड़ रहा है? क्योंकि जब पेरेंट्स स्कूल जाते हैं अपने बच्चों के एग्जाम कार्ड्स के लिए, या फिर जिस तरह से जो नतीजे आते हैं उसके लिए, रिजल्ट कार्ड्स के लिए, तो वहां पर उनसे फीस के लिए कहा जाता है, वहां पर उनसे 10 तरह के सवालात किए जाते हैं इस मुश्किल घड़ी में भी। जी बिल्कुल। और देखिए, कोई भी पेरेंट फ्री में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहा है। सब लोग, अभी यूपी में फी ऑर्डिनेंस आया है, फी ऑर्डिनेंस में साफ साफ लिखा है कि जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो फी बनती है उसको आप फॉलो कीजिए। और अगर कोई पेरेंट चाहे, उसको अगर कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है, या उनको लगता है कि अकाउंट्स में कोई ठीक से उन्होंने फी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से नहीं बनाया है, या उससे ज्यादा ले रहे हैं फी ऑर्डिनेंस के ज्यादा, तो वो कंप्लेन कर सकता है। अब अगर वो कंप्लेन करता है तो स्कूल के जो गुड बुक्स है उसमें से वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, और फिर उसके बच्चे को हैरेसमेंट होता है। मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि अगर कोई
पेरेंट कोई भी चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करता है या स्कूल की कुछ भी चीज़ों को कहीं DFRC में कंप्लेन करता है तो उसके अगेंस्ट में स्कूल मैनेजमेंट जो है एक्शन लेता है। और कई बार ऐसा होता है इवन ऑनलाइन क्लासेस की भी, अगर आप गाजियाबाद में देखते हैं या NCR में देखते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जब ऑनलाइन क्लासेस से भी आपने उनको लॉक कर दिया, जो बच्चों को है उनको ऑनलाइन क्लासेस से भी वंचित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल, और दूसरा स्कूल को जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। स्कूल जो है आपने काफी चीजें आपको जो गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हालात को समझना होगा। स्कूल के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इंतजामिया है स्कूल का, उसे हालात को कम से कम समझना होगा कि क्योंकि हालात हमारे सामने ऐसे हैं जिससे सभी एक तरह से परेशान है और सभी एक तरह से जूझ रहे हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर परवीन वर्मा जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड रिसर्च के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर परवीन वर्मा, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं एहतशाम हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपने बिल्कुल डिबेट के शुरुआत ही यहीं से की थी कि कोविड के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी तालीम सबके लिए। क्या सर आपको लगता है कि हमारी तैयारी इतनी है कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं, जहां पर आज अभी तक बिजली नहीं पहुंची, जहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं है, क्या वो लोग ये ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं इस दौर में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक जो कहते हैं ना डिवाइड क्रिएट हो रहा है। आने वाले वक्त में और ज्यादा एक्सट्रीम डिवाइड क्रिएट होगा उन स्कूल्स में जो जिनमें ये सलाहियत है कि बहुत अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करने का, और उनके बच्चे उस इकोनॉमिक स्तर को बिलोंग करते हैं कि उनके पास आईफोन या स्मार्टफोन होगा ताकि वो कर सकते हैं, और उनके माँ बाप के पास वक्त होगा और सलाहियत है कि स्मार्टफोन से के साथ बच्चों के साथ वक्त दे सकें जी। ये एक क्लास के लोग होंगे, एक क्लास के स्टूडेंट्स होंगे स्कूल के। और दूसरा क्लास ये होगा, वो राइट टू एजुकेशन के बेसिस पर आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अच्छे स्कूल में फर्ज कीजिए, तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो स्कूल्स इस सलाहियत ही नहीं रखते हैं ऐसी कि उनके पास अच्छा ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो, अच्छा प्लेटफॉर्म हो जिसमें बैठ करके वो ऑनलाइन दे सकते हैं, और माँ बाप में ये सलाहियत हो कि वो स्मार्टफोन के जरिए क्लासेस जो पढ़ाना चाह रही हैं टीचर या जो होमवर्क कराना चाह रहे हैं वो कर सकें। ये सच्चाई है, और आने वाले दिनों में ये डिवाइड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि समाज में हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और ये बात लेकर चलें आप कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े शहरों में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें कितने % बच्चे, हमारे पूरे स्कूल के जो जाने वाले बच्चे हैं उसमें कितने % जाते हैं पब्लिक स्कूल्स में या अफोर्डेबल स्कूल्स में या मिशनरी जो टॉप स्कूल्स हैं? बाकी सब लोग तो स्टेट स्कूल्स में ही जाते हैं। बिल्कुल, बाकी सब लोग तो जो म्यूनिसिपल स्कूल है उसमें ही जाते हैं। जो लोअर लेवल के स्कूल हैं जो अपने को सिर्फ नाम के लिए पब्लिक नाम बना देते हैं, ना उनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सब बच्चे वहाँ भी जाते हैं। तो इन लोगों का कि मुस्तकबिल का क्या होगा, ये सोच के मुझे काफी अंदर से कुड़न हो रही है कि ये कोविड, अनलेस द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड गिव्स अ ब्लैंकेट, लेट्स से upliftment for all the schools in the country, especially those that cater to the poor strata of the society. Otherwise ये डिवाइड इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आने वाले दिनों में इट विल बी अ रियल इम्पॉसिबल थिंग। ऐसे ही हमारा समाज में अलग अलग तरह की भावनाएं हैं, अलग अलग तरह की डिवाइड के सिस्टम्स हैं, स्ट्रेटा बन गए हैं। ये नया स्ट्रेटा आ जाएगा कि आप किस स्कूल से आए हैं, आपके बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी पहले आपने बताया स्कूल में जो बच्चों को दोज हु वांटेड टू गेट काउंसलिंग फॉर जॉब्स की काउंसलिंग तो उन लोगों के लिए होगी जो ऑलरेडी निकल चुके हैं स्कूल और कॉलेज से। मैं तो बात कर रहा हूं जो अभी स्कूल कॉलेज में जाने वाले हैं, सही, उनके लिए क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या दुश्वारियां पैदा होंगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट को लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना है उन स्कूलों पर जहां ये कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों पर, उन माँ बाप पर जिनके पास, जैसा कि किसी वन ऑफ द स्पीकर्स ने कहा भी कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने औकात से ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजें, बिकॉज हमें पता है कि वहाँ जाएगा तो बच्चा संभल जाएगा, अच्छे उसकी किस्मत बन जाएगी।
लेकिन सवाल ये कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना, तो मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या उनको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मैं अपना जाती एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे यहाँ मेड काम करती है, she manages to send her child to a public school, a very good public school, thanks to support from different people. अब उसके पास है कि वो एक भी क्लास नहीं अटेंड कर पाया ऑनलाइन में। कैसे करेगा, उसे पता ही नहीं, उसके पास एक पुराने जमाने का छोटा सा फोन है, स्मार्टफोन नहीं है। अब उसमें वो कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। और ऐसे से बच्चे कब नहीं, आपने RTI में 20% डाल तो दिया, 20% बच्चों का क्या होगा। आप सेकंड रेट थर्ड रेट सिटीजन बना देंगे उनको आप। I think this is a major problem. We should not be fighting over small things. We should be asking the government, and the government should understand the gravity of the problem. बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, सरकार और इंतजामिया की एक जिम्मेदारी अब बनती है कि इस गैप को किस तरह से पाटा जाए, इस मसले को किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि तालीम तो सभी का हक है तालीम हासिल करना। जो गांव देहात में, दूर देहात इलाकों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, या जो लोग इतने पसमानदा हैं, इतने पिछड़े हैं, जो ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी एक तरह से गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर प्रवीण, बड़ी अच्छी बात एहतशाम हसनैन साहब ने कही कि ऑनलाइन तालीम तो वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी हैसियत इतनी होगी, जो ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस की जिनकी हैसियत होगी। क्योंकि आप साइंस से जुड़े हुए हैं सर, तो मेरा सवाल यह कि ऑनलाइन तालीम की जब बात होती है तो साइंटिफिक रिसर्च की खासतौर से अगर हम बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको लैब में जाना है, क्लासेस आपको करनी है, टीचर और जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलना है। मतलब एक बड़ा चैलेंज होगा साइंटिस्ट के लिए। प्रवीण वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी जी। हेलो जी सर, मेरा सवाल आपने सुना? हाँ, मैं सुना। जी जी, मैंने सुना। और हमारा देश बहुत बड़ा है, और इसमें अभी सिर्फ जो ऑनलाइन एजुकेशन और इन सबों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो नाकाफी अभी नजर आ रही हैं। केवल 20% लोग जो हैं वो पूरे देश में इससे जुड़े हुए हैं। वैसे गवर्नमेंट ने कई और भी चीजें की हैं, जैसे कुछ ऑनलाइन जो टेलीविजन रिलेटेड क्लासेस, लाइक जो दीक्षा के थ्रू, ई पाठशाला के थ्रू, स्वयं प्रभा के करीब 32 चैनल हैं, इस तरह से काम किया है। तो ये छोटे एजुकेशन में ही है। बट आपका जो दूसरा सवाल था वो था रिसर्च के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल रिसर्च ही नहीं, जो बच्चे जो कॉलेज में या स्कूल में एजुकेशन में कर रहे हैं, और उनके साथ जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, वो प्रैक्टिकल क्लासेस जो आमने सामने रह के की जा सकती है, वो बिल्कुल इस मौके पर बहुत मुश्किल है। और हम सब लोगों को इसके प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। और इन सब चीजों को, ये कोरोना हम लोगों के लिए चैलेंज भी लाया है और अपॉर्चुनिटी भी लाया है। हम सब लोगों को देखना होगा कि आगे इस तरह की चीजें किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीजों के बारे में हम लोग नजर आ रही है वो इंटरनेट की स्पीड वगैरह जो है, जो रिमोट एरियाज हैं उन पे इंटरनेट की स्पीड है। हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे को उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप प्रैक्टिकली जो है आप उस चीज को नहीं कर पाते हैं। जो आप लेबोरेटरी में काम करते हैं, लोगों पे आपस में टीचिंग है, इन सबों में एजुकेशन को काफी बड़ा धक्का तो लगा है। लेकिन हम लोग सब लोग एक तरह से हम लोग पूरे परिवेश में हम लोग सीख रहे हैं इस चीजों से। और मुझे लगता है कि ये इसमें प्रोफेसर हसनैन ने जो बातें कही उसमें काफी हद तक सच्चाई है कि हम सब लोगों को इसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सबको आगे इस चीज को लेके जाना पड़ेगा कि जिसमें इस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन और इस तरह के। मेरा एक और भी सवाल है कि भाई जो आप पोस्ट कोविड, अगर कोविड खत्म भी हो गया तो इसको हम लोग भूल न जाएं और इन सब चीजों पर मुसलसल काम करते रहें और इस चीज को देखते रहें कि किस तरह से हम इस सेवा को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक हद तक आपको किसी भी तरह से आपको एजुकेशन के प्रति आपको कर सकता है, बट बहुत सारी चीजें हैं कि आपको स्कूल एजुकेशन या कॉलेज या कहीं पर भी आपको एजुकेशन में सामने
कोई व्यक्ति रहता है उसकी बात अलग हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत चरित्र निर्माण, अनुशासन, शारीरिक शिक्षा, इन सबों पर भी जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो नहीं कर सकता। इसको किस तरह से किया जाए? और प्रोफेसर हसनैन ने एक और बहुत बड़ी चीज बोली, वो बोली कि जो हमारे यहाँ जो जो स्कूल के टीचर्स हैं और हम सब लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ट्रेंड नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी काफी ऑनलाइन शिक्षा के लिए कुछ कोशिश की है कि कुछ पोर्टल बना के और इन सबों से काफी बड़ा इसको करने की कोशिश की गई है कि जो प्रोग्राम, जो एक निष्ठा करके प्रोग्राम आया है जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग की जा रही है, करीब 42 लाख टीचर्स जो है उसमें जुड़े हुए हैं। बट ये सचमुच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह से लोगों को जिनको कंप्यूटर और ये चीजों को नहीं पता है या स्मार्टफोन नहीं है, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चैलेंज बहुत बड़ा है। अब इस चैलेंज से कैसे निकलेंगे ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि रिवायती जो तालीम का जो सिस्टम है, निज़ाम है, क्या वो ऑनलाइन तालीम जो है, क्या वो हमारी कन्वेंशनल जो एजुकेशन और जो सिस्टम है, क्या उसका बदल हो सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों का हौसला न टूटने पाए, इसके लिए क्या कुछ स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पेरेंट्स हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका हौसला न टूटे, इस पर क्या कुछ करने की जरूरत है? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो कोविड-19 के दौर में तालीम के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं, और ख़ासतौर से क्या बच्चे भी इस दौर में स्कूल जा सकते हैं? तलबा के सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे? जो स्कूल इंतज़ामिया है उसके सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे? और इसी तरह से जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, उनके सामने किस तरह क्या कुछ चैलेंजेस होंगे? या अब रिवायती तालीम से हटकर ऑनलाइन तालीम की बात की जा रही है, क्या ये मुफीद और फ़ायदेमंद होगी? तलबा का जो मुस्तकबिल है वो एक तरह से रोशन होगा ऑनलाइन तालीम से? वो तमाम चीज़ें क्या इसमें मिल पाएंगी ऑनलाइन तालीम में? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर भावना आपके पास ही आना चाहूंगा। डॉक्टर भावना, इस मुश्किल घड़ी में जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों का हौसला बढ़ाना, और कहीं ना कहीं ये स्कूल पर ही एक जिम्मेदारी आयद होती है, जो स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर, कि इस मुश्किल घड़ी में बच्चों का, जो स्टूडेंट हैं, उनका हौसला ना टूटने पाए। अगर उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ मुश्किल है कुछ वक्त के लिए, तो इसमें एक सपोर्ट क्या आपको नहीं लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मिलना चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सपोर्ट मिलना चाहिए, और सपोर्ट स्कूल दे भी रहे हैं। मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं, या जिन स्कूलों को मैं जानती हूं, हम लोग बच्चों का हौसला ना टूटने पाए, जैसा आपने कहा, और जैसा अभी मेंशन किया गया कि मेंटल हेल्थ इस समय सबसे जरूरी है, तो हम इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे लिए इस समय सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं, हमारे लिए चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर लेना या टेस्ट लेना जरूरी नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चों को मीनिंगफुल तरीके से एंगेज रखें, ऐसे एंगेज रखें कि वो पूरे दिन जो जिस प्रकार की नेगेटिव खबरें हैं, घरों में चर्चा है, उन सबका उनके पास समय कम बचे, और वो प्रोडक्टिवली कुछ पढ़ाई में समय लग जाए, या कुछ दूसरी एक्टिविटीज उनको जो सिखाई जा रही है, कभी अगर हम उनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे हैं, या कुकिंग सिखा रहे हैं, या मेडिटेशन या योगा सिखा रहे हैं, उसका पर्पज यही है कि बच्चे इस समय अपने आप को मीनिंगफुली एंगेज रख पाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारे जो बच्चे थे, जो हमारे क्लास में 35-40 बच्चों के साथ में इंटरैक्ट करते थे, जो सोशलाइजेशन होता था वो बंद है। बच्चे घर में कैद हैं, वही 4-5-6 लोग हैं जिनके साथ उनका दिन रात इंटरैक्शन होता है। हम इस बात को समझते हैं, इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है, ये भी हम जानते हैं। तो इसीलिए ऑन अ डेली बेसिस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर पाएं। तो हम लोग वीडियो कॉल भी करते हैं, और वीडियो कॉल के जरिए हम पढ़ाई की बातें नहीं करते। पढ़ाई तो एक तरफ है, वो हो ही जाएगी, वो
2-4 महीने में, 2-4 हफ्ते में, जब भी स्कूल खुलेगा पढ़ाई हम कर ही लेंगे। और अगर 2-4 महीने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर स्कूल मैनेजमेंट का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, उन्हें भी इत्मीनान होगा और जो तलबा हैं उनका भी एक तरह से हौसला बढ़ेगा, स्टूडेंट का भी। मैं डॉक्टर रेहान आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर रेहान, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है और ऐसे में जब एक तरफ नौकरी मिलना तो दूर, नौकरियां जा रही हैं, तकरीबन करोड़ों नौकरियां जो हैं वो इस दौर में एक तरह से खत्म हो गई हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जो फ्रेशर्स होंगे उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब हमने ग्रेजुएशन या मास्टर्स या रिसर्च जो है कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हमारे लिए आगे रास्ता क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ें? देखिए, बिल्कुल, मैं इसमें एक बात कहूंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको बताना चाहता हूं, बच्चों को। हमारे कॉलेज में तो हम बात करते हैं उसकी, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि बच्चों को ये समझना होगा कि जॉब जा जरूर रही है, लेकिन नई तरह की जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। जब न्यू नॉर्मल होगा, जब चीजें ठीक होंगी, तो अब मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टेक्नोलॉजिकल जॉब्स का होता है। बहुत सारी जॉब्स अपना रूप चेंज कर रही हैं, अपने तरीकेकार चेंज कर रही हैं। आज हम आपके स्टूडियो में ना आके अपने घरों से बात कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। नए नए तरह की जो चीजें चेंज हो रही हैं। अभी आप ये देखिए, जो जॉब्स चेंज हो रही हैं, तो सबसे अहम ये हो जाएगा इस वक्त समझना कि बच्चे ये समझ लें, जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि इस वक्त उन्हें जॉब लेना इंपॉर्टेंट है। उस वक्त ये ना देखें कि उनका चॉइस एग्जैक्टली क्या है। कुछ दिन के लिए, जैसे बहुत सारे अभी हमारा जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, और इस तरह की जो जॉब्स बहुत ज्यादा, बिल्कुल जैसे एविएशन सेक्टर है, इस तरह की जॉब्स चली गई हैं, तो वो अपना कुछ ना कुछ कोई ऐसा अभी जॉब, बहुत सारी जैसे कंटेंट में, वेब में बहुत सारी जॉब्स अभी हैं, बहुत सारी अभी ऑनलाइन सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में से हैं, बहुत सारी इस तरह से एनालिसिस की जॉब्स हैं, अभी बहुत सारी सर्वेस की जॉब्स चल रही हैं। तो उन जॉब्स को जरूर, अभी एक नई बहुत अच्छी जॉब जिसको कहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में, बहुत सारी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स हैं जो खासतौर से ग्रेजुएट्स के लिए हैं। इस तरह की जॉब्स अभी बहुत आ भी रही हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो कम से कम वक्त में अपनी तैयारी कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा टेक सेवी होना होगा, थोड़ा कम्युनिकेशन अपना बेटर करना है। कुछ चीजों को ऐसा है जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज के बच्चे, उनको कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा अपना अपडेट कर लें और उस तरफ अपने आप को शिफ्ट करें। उसकी अगर तैयारी बच्चे करते हैं तो मुझे लगता है उनको जॉब्स कम से कम ये नहीं होगा कि वो खाली बैठे, क्योंकि अभी बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम, जहां पर नौकरियां जा रही तो दूसरे बहुत से मौके पैदा भी हो रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि बहुत से नए मौके पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब दौर टेक्नोलॉजी का होगा, स्मार्ट क्लासेस का दौर होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नए मौके भी एक तरह से उन तलबा के लिए जो फ्रेशर्स हैं खासतौर से उनके लिए एक तरह से पैदा हो रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगा, आप राज तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या आपको नहीं लगता है कि जो अभी दौर चल रहा है, जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, ऐसे में जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर से जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए, इन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन एक तरह से देने की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बेंगलुरु का कोई स्टूडेंट दिल्ली में है या दिल्ली का कोई स्टूडेंट बेंगलुरु में है, तो इन्हें अपने ही प्लेस पर एक तरह से रिसर्च करने का मौका दिया जाए या इन्हें घर में ही रहकर एक तरह से काम करने का मौका दिया जाए? क्या ये एक्सचेंज का जो ऑप्शन है, क्या इसमें भी अब तब्दीली लाने की जरूरत है? जी तक संभव है। आपको सोशल साइंसेज रिसर्च जो होते हैं उनके ऊपर ये संभव है इस तरह से, लेकिन साइंस एजुकेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है। जहां पर लेबोरेटरी, आपने सही फरमाया था कि जहां लेबोरेटरी का सवाल होता है वहां पर ये काफी दिक्कत है कि आप जो है वो ऑनलाइन रह के काम कर सके। बट इस पीरियड में आपको ऐसे मैं बताऊं कि हम लोगों के यहाँ भी जो जैसे लॉकडाउन हुआ, या जेएनयू में भी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और वहां पे भी मैंने देखा कि वहां पे भी लोगों ने, जो स्टूडेंट थे उनको हॉस्टल में रहने दिया गया, और उन लोगों को ज्यादातर बच्चे जिनसे मैंने बात की, वो या तो कोई अपना रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं या किसी तरह का अपने जो पेंडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह है उनको कर रहे हैं, या इस तरह का काम करके अपने आप को बिजी रख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को अपने जो ट्रेडिशनल, अगर हम उस तरह का रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दूसरा अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
इस चीज को हर साइंस वालों को लिए भी दिक्कत होती है, लेकिन वो ये काम तो कर ही सकते हैं ऑनलाइन बैठ के। और कई चीजें जो है अभी ऑनलाइन बहुत सारे वेबिनार वगैरह हुए हैं जिससे वजह से बहुत फायदा हुआ है। और इंटरनेशनली भी काफी बच्चे जो नहीं जा पाते हैं वो इंटरनेशनल वेबिनार वगैरह में शामिल होकर और काफी उससे उनको फायदा पहुंचा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है इस मौके पे की जा सकती है। और जो आगे के लिए जो सवाल है वो हमें इस चीज के लिए आगे अभी जो ये महामारी आई ये अचानक ही आई है और इसलिए हम लोग सब लोगों के बीच में ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। बिल्कुल तैयारी नहीं है और आगे के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। मुश्किल घड़ी भी और उसमें आगे का टेलीविजन रास्ता भी निकालना है। आपको मैं बहुत जी आपको बहुत शुक्रिया मैं इस चीज का देना चाह रहा हूं कि ज्यादातर टेलीविजन डिबेट्स में हर चीजों पर डिस्कशन हो रहा है, हर एस्पेक्ट पर हो रहा है, बस शिक्षा के बारे में और एजुकेशन के बारे में डिस्कशन जो है ये बहुत कम लगातार इस तरह के डिबेट कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह की डिबेट करते रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है इंसानियत से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ मसला है। सर आगे भी हम इस तरह के डिबेट करते रहेंगे। बिल्कुल। मैं सैयद एहतशाम हसनैन साहब, सर आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन का ज़माना हो गया है और क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन जो तालीम है ये जो हमारी कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम था, जो रिवायती तालीमी जो निज़ाम है, क्या उसका बदल होगा सर? आपको लगता है इस तरह से? सर मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है। माय अपॉलॉजीज, मुझे अफसोस है मैंने म्यूट कर दिया था। ठीक है अब सर आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए। मैंने म्यूट कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि ये इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात को लेकर चले। ये जो लोग हमारे कुछ शायद सोच रहे हैं कि 2-3 महीने की बात है ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। और इसमें अलग अलग लेवल के एजुकेशन के अलग अलग मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के चैलेंजेस कुछ और हैं, मिडिल स्कूल एजुकेशन चैलेंजेस कुछ और हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन हाई स्कूल के और हैं और यूनिवर्सिटी के और हैं। हमारे वर्मा जी ने बताया, बहुत सही बताया कि लैब्स तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। वहाँ तो अनलेस वन इंटरेक्शन नहीं होगा तो काम हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये कैसे किया जाए। आई थिंक टाइम हैज कम वेयर वी नीड टू सिट टुगेदर। अब यहाँ ज़ाती 1-to-1 बेसिस पर इंटरेक्शन होने का वक्त आ गया है। उन तुलबाओं पर, उन छात्रों पर जिनको पूरे सामूहिक रूप से उनको आप साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। इस पर्टिकुलरली जो स्कूल में हैं, जो प्राइमरी स्कूल में हैं, जो मिडिल स्कूल में हैं, उनको स्कूलों की पर ये अनिवार्य हो जाएगा शायद आने वाले दिनों में कि एक छोटा जो लोग कोप नहीं कर पा रहे हैं उन पर खास तौर पर तवज्जो देने के लिए। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो लोग इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि अपने बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में भेज सकते हैं या ऑनलाइन तालीम कर सकते हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग पिछड़े हैं, गरीब तबके से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उन पर भी अब एक तरह से फोकस करना होगा और उनका भी ख्याल रखना होगा ताकि जो पिछड़ा तबका है वो भी इस तरह के हालात में मायूस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद एहतशाम हसनैन साहब सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रेहान सूरी साहब, प्रियंका राणा जी, डॉक्टर परवीन वर्मा साहब और डॉक्टर भावना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है मुश्किल हालात जरूर हैं लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल हालात में भी मौके बहुत से हैं। सिर्फ इस पर गौर व फिक्र करने और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।